जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। और आज का जो हमारा संपादकीय है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें टेक्नोलॉजी की बातें, प्रौद्योगिकी की बातें ज़्यादा की गई हैं। ये आपका बताया गया है यहाँ पर बात कि जो खारे पानी है उसका किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से मीठा पानी बनाने की राह पर हम चल पड़े हैं। न केवल विदेश से हमें तकनीकी मदद मिली इज़राइल के रूप में, इज़राइल ने हमें मदद किया इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसकी वजह से हम खारे पानी से मीठा पानी बना सकते हैं, बल्कि अपने देश में भी जो ओशियन टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है, उसने भी काफ़ी टेक्नोलॉजी विकसित की, प्रौद्योगिकी ऐसी विकसित की जिसकी वजह से हम लोग खारे पानी से मीठा पानी बना सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाएंगे तो वो साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रश्न इस विषय पे नहीं बनेगा। लेकिन क्या फ़ायदा है, जैसे जल जल को लेके जब भी आप GS1 में देखेंगे, जो जल संसाधन है उसमें जो कमी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं अपने देश में, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको अपने इस नॉलेज का उपयोग प्रयोग कर सकते हैं। निबंध किसी तरीके का आता है जल संकट के ऊपर, उसमें आप एक टेक्नोलॉजी वाला एक एंगल, एक डायमेंशन, एक अलग से आप चीज़ बता सकते हैं हेडिंग बनाकर कि हम कैसे कैसे टेक्नोलॉजी से चीज़ों को ला सकते हैं। समुद्र के पानी का उपयोग करके हम कैसे उसको मीठे पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ईजी बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि आखिर इसमें बताया क्या गया है, और अपना संपादकीय एनालिसिस विश्लेषण शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका GS1 में जो एक सब टॉपिक है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, और जिसमें हम पढ़ेंगे पानी को, यानी विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें हम जल के बारे में बात करेंगे। और GS3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें अपने देश के द्वारा जो भी साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की की गई है, कोई खोज हुआ है, उस टॉपिक में भी आप देखेंगे कि आपको प्रश्न बनते हैं वहाँ से भी। तो ये नॉलेज कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको उपयोग हो आएगा, तो वहाँ के लिए भी उपयोगी साबित होगा। और चलिए अपना शुरू करते हैं। तो संपादकीय में सबसे पहले बताया गया है कि भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पेयजल का एक भयानक संकट, ड्रिंकिंग वाटर का एक भयानक संकट पैदा हो गया है। अब दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पर आप एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि ये संकट जो है जल का, एक पेयजल का, फ्रेश वाटर का, मीठे पानी का कितना ज़्यादा संकट है। वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन का एग्जाम्पल आप पेश कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि केप टाउन दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। कुछ साल पहले घोषित किया गया था, लेकिन अब ये फैक्ट चूंकि पहला है तो आप इसको हमेशा लिख सकते हैं। तो जल विहीन का मतलब हो गया वाटर फ्री शहर, वाटर फ्री सिटी। वहाँ पे पानी अब भूजल के रूप में नहीं है, वहाँ पे आपको यही मशीनों का प्रयोग करके समुद्र के पानी को डिसैलिनेट करके और आपको देना पड़ता है पीने के लिए। अब भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की स्वदेश तकनीकी विकसित कर ली है। इस तकनीकी के बारे में अगर आप जानेंगे तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस तकनीक को एक संभव बनाने में किनके द्वारा मदद की गई। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके अंडर में एक आता है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT भी हम इसे बोलते हैं। ये आपका चेन्नई पे स्थित है। तो यहाँ से मान लीजिए कभी भी प्री का कोई एक स्टेटमेंट बन जाता है संस्थानों को लेके कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना चेन्नई। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस संस्थान की मदद से जिस तकनीक की एक खोज की गई, बनाया गया, वो है LTTD। ठीक है, LTTD तकनीक है। इस तकनीक को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। बस एक बेसिक ये समझ लीजिए कि जैसे अपना समुद्र है, तो समुद्र का जो सतह होता है, और आप नीचे काफ़ी चले जाइए समुद्र की गहराई में, तो लगभग लगभग जहाँ पे 15 डिग्री का अंतर आ जाता है पानी में, वहाँ पर ये टेक्निक काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। इस टेक्निक में करते क्या है कि आपका जो सरफेस है, ये सतह का जो तापमान है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कम प्रेशर पे इसको हम पहले भाप बना देंगे, इसका वाष्पीकरण कर देंगे, इवापोरेशन कर देंगे। जो इवापोरेटेड वाला हिस्सा होगा उसका कंडेंसेशन कर देंगे, और कंडेंसेशन हम करेंगे इस ठंडे पानी की मदद से, जो कि सबसे नीचे, काफ़ी नीचे मौजूद होता है समुद्र के अंदर। वहाँ से पानी लाके हम उसको कंडेंस कर देंगे। अब इस प्रोसेस में आपका क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो
मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, जो समुद्र के अंदर आपके घुले होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं हट जाते हैं, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं होती है। और हमारे शरीर को जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, सॉल्ट चाहिए होते हैं, वो हमें मिल जाता है। बस इतना आप जानिए कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अब इस संयंत्र की जहाँ तक बात है, एलटीटीडी संयंत्र, एलटीटीडी प्लांट को लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। यूपीएससी के 2008 में उस समय ये सवाल आया हुआ था इस टेक्निक को लेके, क्योंकि उस समय जब ये प्लांट स्थापित किया गया था लक्षद्वीप में, तो न्यूज़ ये आया था कि हर रोज़ 1 लाख लीटर पानी जो है ये पीने का बना सकता था। और 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी ये समुद्र के पानी का प्रयोग करके बना रहा था, जो कि अपने आप में बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ थी। और भारत पहला ऐसा देश बना था दुनिया का जिसने एलटीटीडी टेक्निक को डेवलप किया था। इसको लो टेम्परेचर थर्मल प्लांट भी बोलते हैं। तो देखिए, समुद्र के खारे पानी को एलटीटीडी तकनीक से पीने लायक बनाया जाता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि एलटीटीडी जो तकनीक है, इसके द्वारा बनाए गए खारे पानी से 1 लीटर मीठा पानी बनाने में लगभग 19 पैसे का खर्च आता है। तो ये टेक्निक इसलिए भी इतना सक्सेसफुल था क्योंकि जो आरओ हम यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में, तो जो आरओ का पानी हम बनाते हैं बड़े स्तर पे, उसमें काफ़ी बिजली का प्रयोग होता है। जब बिजली का प्रयोग होता है, उसका भी खर्चा अलग से बैठेगा। ऊर्जा का वैसे ही संकट है हमारे देश में। ऊर्जा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनका प्रयोग किया जाए। थर्मल पावर प्लांट में अभी जो हम कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं विद्युत ताप संयंत्रों में, तो हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पे कोयले का कम से कम प्रयोग हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और फिर वो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के रूप में हमें देखने को मिलता है लंबे समय के असर के बाद। तो यहाँ पर एलटीटी टेक्निक जो लाया गया, उससे ये दिखाया गया सबसे पहले कि आप 1 लीटर अगर खारे पानी से मीठा पानी पीने के पानी को बनाते हैं तो आपको 19 पैसे का खर्च आता है। यानी कि 10 लीटर जब पानी आप बना देंगे तब 2 रुपये के आसपास का आपको 1 रुपये 90 पैसे का खर्चा पड़ेगा। तो खर्चा काफ़ी कम है, आप ये देख सकते हैं आरओ की तुलना में। अब इज़राइल के यहाँ पे बात की गई है कि देखिए, इज़राइल ने भारत को, वैसे तो इज़राइल का जो भारत के लिए टेक्नोलॉजी में मदद है, जो एग्रीकल्चर कृषि में मदद है, वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। कभी भी भारत इज़राइल के रिश्तों पे अगर आपको कुछ लिखना हुआ तो आप यहाँ से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि भारत इज़राइल के रिश्तों में एक ये भी तरीका है, एक ये भी एक आपका एंगल है, डायमेंशन है कि जो पानी, पीने के पानी को योग्य बनाया जा रहा है समुद्र के पानी का प्रयोग करके, उसमें इज़राइल का काफ़ी बड़ा हाथ है, उसमें उनका काफ़ी सहयोग है। तो लिखा हुआ है कि सन 2018 में, आज से 6 साल पहले, जब इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू भारत यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने गुजरात में एक मोबाइल वाटर डीसैलिनेशन जीप उपहार के तौर पे भारत को दिया था। मोबाइल का मतलब ये था कि एक जगह से दूसरी जगह वो जो चल फिर सकता है वही मोबाइल है। और डीसैलिनेशन जीप था, समुद्र के खारा पानी को हटा के आप पीने योग्य मीठा पानी बना रहे हैं, फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं, तो डीसैलिनेट कर रहे हैं। डी का मतलब इंग्लिश में हो जाता है किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना। तो सैलिनेशन शब्द आया है आपके खारे पानी की वजह से। डीसैलिनेट आप कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं खारा पानी को आप दूर कर रहे हैं उस पानी में से जहाँ से आप पानी उठा रहे हैं। और मोबाइल है, मोबाइल वाटर डिसैलिनेशन है, मतलब एक जगह आपको संयंत्र प्लांट स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है, ये चलता फिरता अपने आप में एक प्लांट है। तो देखिए, आप यहाँ से डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये एक तरह का जीप है। जीप चलाते रहिए, पीछे आप देख रहे हैं कि इस जीप को चलाने के साथ साथ ये मशीन है, यहाँ पे आप डिसैलिनेट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि कहीं पे आपको 100 लीटर पानी की ज़रूरत है मीठे पानी की, कहीं 1000 लीटर की ज़रूरत है, कहीं 500 लीटर की ज़रूरत है, और वो एक जगह पे नहीं है, वो घूम घूम कर है। तो या तो आप एक जगह प्लांट स्थापित करते हैं और वहाँ से सब जगह पानी पहुँचाते हैं। इससे बढ़िया जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप उस पानी का, खारे पानी को मीठे पानी में बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। इसलिए इसका ये एक फ़ायदा है। अब नोट करने वाली बात क्या है कि देखिए, हर एक चीज़ जहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है उसके साथ उसके कुछ न कुछ चुनौतियाँ, कुछ न कुछ नुकसान भी जुड़ा होता है, निगेटिव पॉइंट भी जुड़ा होता है। तो हम उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले इसकी कैपेसिटी को समझ लेते हैं कि एक दिन में जो ये मोबाइल संयंत्र है, ये 20,000 लीटर समुद्र के खारे पानी को साफ़ कर सकता है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। एक अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं चेन्नई का। देखिए, समुद्री तट के पास में पानी खूब होता है शहरों के पास में, लेकिन समस्या क्या होती है कि वो समुद्र है खारा, उसमें बहुत सारे ऐसे लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जिनके हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कम खर्चे में, कम ऊर्जा में, कम बिजली में और कम खर्चे में
आप एक और अच्छे तकनीक से एक बेहतर आपको संयंत्र प्लांट स्थापित करना पड़ेगा जो कि समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील कर पाए। तो वही आप यहाँ पे एक उदाहरण दे सकते हैं चेन्नई का भी, जहाँ पर समस्या पीने के पानी का इतना विकट हो चुका है कि समुद्र का पानी डिसैलिनेशन करके पेयजल के रूप में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। अब वहाँ पर आप देखेंगे कि जो समुद्र तट पर आज के समय में भी दो विलवीकरण विलवीकरण का मतलब हो गया कि डिसैलिनेशन संयंत्र, डिसैलिनेशन प्लांट वहाँ पर काम कर रहे हैं और उसी से लोगों को खारे पानी से मीठे पानी में तब्दील करके पानी पहुँचाया जा रहा है। अब इसकी दो समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है? इस प्रकार के जो संयंत्र हैं वो आपके समुद्री पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं, और बावजूद उसके होता क्या है कि पानी में से नमक की मात्रा पूरी तरह नहीं निकल पाती है। तो जब पूरी तरह नमक नहीं निकलेगा तो फिर उसी प्रोसेस को आप दोबारा दोहराएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से उस प्रक्रिया को दोबारा दोहराने का मतलब हो गया कि फिर उतनी ऊर्जा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें बिजली का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब नोट करने वाली चीज़ ये है कि इन संयंत्रों में, इन प्लांट में दो तरह की टेक्निक जो है वो प्रयोग की जाती हैं। पहला तो पारंपरिक वे में, ट्रेडिशनल वे में जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है, और एक रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का प्रयोग होता है। अब आरओ तकनीक का प्रयोग जो है उन इलाकों में किया जाता है जहां पर पानी में आपको टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक देखने को मिलता है। अब इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपका पीसीएस में भी, आरओ के प्री में भी आ सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चर्चा में है, तो इसके जो बेसिक पॉइंट है जहाँ से प्री के प्रश्न बन सकते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए टीडीएस का मतलब क्या है वो अभी हम नीचे देख लेंगे, फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी जान चाहिए कि पानी में, जहाँ पर भी पानी में टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको आरओ तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। और टीडीएस क्या है? टीडीएस देखिए क्या है, टोटली डिजॉल्व्ड सॉलिड, यानी पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ। ऐसे कौन से ठोस पदार्थ? वो जो कि अकार्बनिक लवण यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसे सॉल्ट, ऐसे लवण जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये मौजूद नहीं होता है, नहीं तो ये फिर कार्बनिक लवण या फिर ऑर्गेनिक सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम का सॉल्ट हो गया, पोटेशियम का सॉल्ट हो गया, इन सब की बात हो रही है। आरओ के पानी का फ़ायदा क्या है? आरओ के पानी में कोई भी अशुद्धि आपको नहीं देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया, वायरस यानी विषाणु सब दूर हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो क्लोरीन और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। तो इसका फ़ायदा तो है ही, लेकिन फ़ायदे के साथ सबसे बड़ा चुनौती और नुकसान क्या है कि इस प्रक्रिया में बिजली की खपत काफ़ी होती है। तो आरओ से बाहर निकल, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है? एक तो आपका बिजली का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है आरओ के पानी में, और दूसरी चीज़ जो आरओ से बाहर निकलने वाले पानी के रूप में आप देखेंगे औसत 30 से 40% पानी आपका बर्बाद हो जाता है। तो 1 लीटर मान लीजिए कि पानी को साफ़ कर रहा है आरओ, तो उसमें से 300 से 400 ml पानी, लगभग लगभग आधा लीटर से थोड़ा सा कम पानी तो बर्बाद ही हो जा रहा है, 30 से 40%। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है जब आप ज़्यादा पानी का प्रयोग करते हैं। जब आप 1000 लीटर ले रहे हैं और 1000 लीटर को आपको आरओ के माध्यम से उसको पीने लायक बनाना है, तो 1000 लीटर का 30 से 40% कितना हो जाएगा? 300 से 400 लीटर। अब सोचिए 1000 लीटर पानी का को आरओ से पीने लायक बनाना है खारे पानी का उपयोग करके, तो उसमें से 300 से 400 लीटर आपका बर्बाद जा रहा है, और जो बिजली का खर्चा आ रहा है वो अलग है। इसी उपाय के रूप में आपका एलटीटीडी टेक्निक को लाया गया था। तो अभी हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप आंसर को अपने एडवांटेज कहीं भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जो निष्कर्ष है इस संपादकीय का वो एक और प्रश्न की ओर हमें ले जा रहा है, और यहाँ से भी हम कभी फिर से चर्चा करेंगे तो एक नए प्रश्न की और एक नए टॉपिक पे चर्चा हो जाएगी। तो निष्कर्ष इस तरीके से निकाला गया है संपादकीय का कि इन उपलब्धियों के बावजूद सवाल अपनी जगह आज भी बने हुए हैं कि आखिर हम अपने उपलब्ध जल संसाधन को संरक्षित रखने और उसके संतुलित उपभोग के बारे में कब गंभीर होंगे। हमें समस्या आई तो हम टेक्नोलॉजी के पीछे भाग गए, ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करने के पीछे पड़ गए जिससे कि हमारी पीने के पानी की जो ज़रूरत है वो समुद्र के खारे पानी को तब्दील करके मीठे पानी में हमारी पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल आज भी यही भी बना हुआ है कि आप उस समय क्या गंभीरता से ये बारे में सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ साथ कि जो जल संसाधन हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं या जो जल संसाधन हमारे बचे हुए हैं उन्हें कैसे हम संरक्षित करें, उन्हें कैसे बेहतर बनाएं। देखिए आपको जो अपने संविधान के नीति निदेशक तत्व हैं
उसमें उनको तुरंत याद रखना चाहिए, उससे आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल अनुच्छेद 48A को आप याद करिए, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। उसमें क्या कहा गया था? उसमें यही तो कहा गया था कि जो पर्यावरण है उन्हें हमें संरक्षित करना है, उन्हें और बेहतर करना है। जीव जंतु हैं, जंगल हैं, उन्हें हमें बचाना है, संरक्षित करना है। तो ये राज्यों का कहीं ना कहीं एक तरीके से निर्देश भी है राज्यों को, राज्य नीति निदेशक तत्व की तरफ से, उन निर्देश की तरफ से। और वो निर्देश क्या है इन राज्यों को? कि आपको पर्यावरण को और बेहतर करना है। तो ये केवल आपका डीपीएसपी ही नहीं है, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी आप देखेंगे कि पर्यावरण को बेहतर करना, संरक्षित करना, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर भी हैं। हमें भी इन्हें बेहतर करने के बारे में सोचना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा। और अब देखिए, अगर कभी भी कोई सवाल बनता है तो यहाँ से इस निष्कर्ष से क्या सवाल बन सकता है कि जल संसाधन को संरक्षित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं, इस पे एक नया सवाल बन जाएगा। तो कभी भी किसी चीज़ को गहराई से पढ़िए तो सोचिए कि वहाँ से भी कोई एक नया प्रश्न बन सकता है क्या। तो ये जो हम पढ़े हैं ये आपके कई जगह पे यूज़ हो जाएंगे नॉलेज। और फिर ये निष्कर्ष से एक नया प्रश्न बन जाएगा कि जल संसाधन को संरक्षित रखने और उसके संतुलित उपभोग के बारे में क्रिटिकली एनालाइज करिए, चर्चा करिए, विश्लेषणात्मक तथ्य रखिए। इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये संपादकीय विश्लेषण कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।